जब भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम हम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो हमारे संविधान के निर्माता थे। पर उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, उनके विचार वो इससे कहीं ज्यादा गहरे और शक्तिशाली थे। तो आज चलिए उन्हीं के विचारों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं उस समानता की संरचना को जिसकी नींव उन्होंने रखी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध, सबसे पावरफुल कॉल टू एक्शन के साथ। सुनने में ये सिर्फ 3 शब्द लगते हैं ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो उनके पूरे दर्शन, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। एक ऐसा मंत्र जिसने लाखों करोड़ों लोगों को एक नई दिशा दी। तो सवाल उठता है कि इस संदेश के पीछे का इंसान कौन था और क्या था उनका विजन। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर के विजन को कह सकते हैं 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, उनकी नींव क्या थी, यानी उनके विचारों का आधार। दूसरा, उनका तरीका क्या था, मतलब वो बदलाव कैसे लाना चाहते थे। और तीसरा, उनका अंतिम लक्ष्य, उनका गोल क्या था। अब उनकी फिलॉसफी में और गहराई से उतरने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। वो सिर्फ कोई नेता नहीं थे, वो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के शायद सबसे बड़े, सबसे मजबूत आवाजों में से एक। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, नींव यानी द फाउंडेशन। और इसकी शुरुआत होती है उनके मंत्र के पहले शब्द से, शिक्षित बनो। लेकिन यहाँ शिक्षित होने का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री लेना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। इसका मतलब था मुक्ति, लिबरेशन, आजादी। पर कौन सी आजादी? सोच की आजादी। उनके हिसाब से मन को विकसित करना, उसे तराशना, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं थी। ये तो इंसान के होने का, उसके अस्तित्व का अल्टीमेट एम यानी अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वो मानते थे कि असली पावर, असली ताकत वो ज्ञान से ही आती है, दिमाग से आती है। और इसी बात को वो और आगे ले जाते हैं। उनका कहना था कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। सोचिए जरा इस बात को। अगर हमारा मन गुलाम है, अगर हमारी सोच आज़ाद नहीं है, तो क्या हम सच में आज़ाद कहला सकते हैं? उनके लिए जवाब था नहीं। असली आज़ादी मन की आज़ादी से ही शुरू होती है। तो ठीक है, पहला स्टेप हो गया ज्ञान हासिल करना, अपने मन को आज़ाद करना। लेकिन सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही काफ़ी है क्या? नहीं, उस ज्ञान को, उस सोच को एक्शन में, शक्ति में कैसे बदला जाए, इसके लिए उन्होंने 2 और कदम बताए, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। तो ये तीनों मिलके एक तरह से सोशल चेंज यानी सामाजिक बदलाव का एक पूरा प्रोसेस बन जाता है। स्टेप 1, शिक्षित बनो, यानी अपने दिमाग को मजबूत करो, उसे आज़ाद करो। स्टेप 2, संघर्ष करो, मतलब जब कुछ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो चुप मत रहो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, अपने हक की मांग करो। और स्टेप 3, संगठित हो जाओ, क्योंकि एक अकेली आवाज़ शायद न सुनी जाए, लेकिन जब हजारों लाखों आवाज़ें एक साथ उठती हैं तो उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यही है सामूहिक कार्रवाई की ताकत। और इस संघर्ष को लेकर उनका नज़रिया वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उनका कहना था, खोए हुए अधिकार भीख मांगने से कभी वापस नहीं मिलते, वे अथक संघर्ष से ही वापस हासिल होते हैं। मतलब साफ है, अधिकार कोई दान में नहीं देता, उन्हें लड़कर, एक लगातार संघर्ष करके जीतना पड़ता है। और ये जो संघर्ष का आइडिया है ना, ये सीधे सीधे जुड़ा था आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से। वो हमेशा कहते थे कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, यानी अपनी मदद खुद करना ही सबसे अच्छी मदद है। क्योंकि एक सम्मान की जिंदगी वो दूसरों की दया या मेहरबानी पर नहीं जी जा सकती, वो तो अपनी खुद की ताकत और आत्मनिर्भरता पर ही बनती है। तो हमने नींव समझ ली, तरीका भी समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इस सारी शिक्षा, इस सारे संघर्ष का आखिर गोल क्या था, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था एक ऐसे समाज को बनाना जो सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि असलियत में एक न्यायपूर्ण, एक बराबर का समाज हो, एक सच्चा लोकतांत्रिक समाज। और उनके इस आदर्श समाज की बुनियाद क्या थी? वो 3 शब्द जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यही वो 3 पिलर्स थे जिन पर वो एक आदर्श समाज खड़ा करना चाहते थे। लेकिन अंबेडकर के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था। उनका मानना था कि एक तरह का अत्याचार तो सरकार करती है, जिसे पॉलिटिकल टिरनी कहते हैं,
पर एक और अत्याचार होता है जो समाज खुद अपने ही लोगों पर करता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करके। और अंबेडकर के लिए ये सामाजिक अत्याचार पॉलिटिकल अत्याचार से भी ज्यादा खतरनाक था। वो मानते थे कि जब तक समाज के अंदर की ये ऊंच नीच खत्म नहीं होती, तब तक असली लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि इन सिद्धांतों, इस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए वो किस हद तक जाने को तैयार थे। इसका जवाब उनके इस एक बयान में मिलता है जो शायद उनका सबसे, कह सकते हैं, शॉकिंग बयान है। और ये बयान उन्होंने किसी और चीज के बारे में नहीं, बल्कि उसी भारतीय संविधान के बारे में दिया था जिसे बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने कहा था, अगर मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। अब ये सुनने में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान लगता है ना? लेकिन ये दिखाता है कि अंबेडकर के लिए सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स वो किसी भी किताब या कानून से बढ़कर थे। उनका मैसेज साफ था, अगर संविधान लोगों को न्याय देने के बजाय उनके शोषण का हथियार बन जाए तो वो उस संविधान के साथ नहीं बल्कि न्याय के साथ खड़े होंगे। तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर के विचार, और उनकी ये लेगेसी, उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। और ये विरासत हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है, इतिहास को याद रखने की अहमियत। जैसा उन्होंने खुद कहा था, जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वे इतिहास नहीं बना सकते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। उनका मानना था कि जो समाज अपने अतीत को, अपने संघर्षों को, अपनी गलतियों और अपनी जीतों को भूल जाता है, वो समाज अपना भविष्य बनाने की ताकत भी खो देता है। और अंबेडकर का पूरा दर्शन, उनकी पूरी जिंदगी हमें आखिर में इसी एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि आज हमें अपने इतिहास का कौन सा हिस्सा याद रखने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त जितना ज़रूरी था, आज भी शायद उतना ही या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।